इस लेक्चर में हम वीन के फॉर्मूलाज डिराइव करने जा रहे हैं। विशेष रूप से हम वीन के डिस्प्लेसमेंट लॉ और वीन के डिस्ट्रीब्यूशन को देखने जा रहे हैं, और दोनों थर्मोडायनेमिक्स का उपयोग करके किए जाते हैं। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए, थर्मोडायनामिक वास्तव में इंटरैक्शन के विवरण की परवाह नहीं करता है। यह एक मैक्रोस्कोपिक थ्योरी है। और आइए हम वीन के इन सुंदर तर्कों को देखें और वे स्पेक्ट्रल डेंसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सही फॉर्मूला प्राप्त करने के बहुत करीब आ गए, और दरअसल उन्हें इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पहली चीज, वीन का डिस्प्लेसमेंट लॉ है। इसके लिए उन्होंने एक स्फेरिकल कैविटी पर विचार किया, जो मान लें कि बहुत धीमी गति, बहुत कम वेलोसिटी v से फैलती है या सिकुड़ती है। यह किसी भी तरह से छोटे वेग v द्वारा हो सकती है, और इसलिए उन्होंने एक कैविटी के रुद्धोष्म विस्तार पर विचार किया, जो गोलाकार कैविटी है। गोलाकार कैविटी का रुद्धोष्म प्रसार, रुद्धोष्म का अर्थ होगा कि ऊष्मा T पर हीट एक्सचेंज 0 था। जो हमने पहले देखा है वह यह है कि अगर मेरे पास इस तरह की कैविटी है, ठीक है, यह दाब अप्लाई कर रही है, यह प्रेशर P अप्लाई कर रही है, जब इसे इक्विलिब्रियम में रखते हुए रुद्धोष्म रूप से विस्तार करने की अनुमति है। इसलिए मैं उस पर कुछ बल अप्लाई करूंगा, और इस कारण से यह कार्य करता है। इसलिए कैविटी या कैविटी के अंदर अधिक उचित रूप से रेडिएशन कार्य करता है, क्योंकि कैविटी विस्तारित होती है। इसलिए जैसे जैसे कैविटी विस्तारित होती है, यह कार्य करता है। अगर यह कार्य करता है तो इसकी इंटरनल एनर्जी को क्या होना चाहिए? इसका अर्थ है कि इंटरनल एनर्जी यू कम हो जाती है, क्योंकि कार्य इस एनर्जी की कीमत पर किया जाता है, क्योंकि कोई भी हीट की आपूर्ति नहीं की जा रही है। और इसका अर्थ है कि ऊष्मा नीचे चला जाता है, आयतन बढ़ रही है, ऊष्मा नीचे जा रहा है। उसी टाइम अगर मैं इसे संपीड़ित करता हूं, तो यदि त्रिज्या कम हो रही है तो तापमान बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं इसमें एनर्जी पंप कर रहा हूं। कुछ और भी होता है, क्योंकि अंदर का रेडिएशन इस कैविटी के चारों ओर उछाल के रूप में विस्तारित होता है। तो आपको 12वां ग्रेड के फिजिक्स से याद होगा, यदि कोई प्रकाश या ध्वनि गतिशील दीवार से परावर्तित होती है तो उसकी वेवलेंथ उसकी आवर्ती में परिवर्तन करती है। इसलिए लैम्ब्डा पर कोई भी प्रकाश उछलता है तो लैम्ब्डा बढ़ता है, क्योंकि आवर्ती कम हो रही है। इसलिए मैं वास्तव में इस रुद्धोष्म विस्तार का अध्ययन करके यह वर्णन कर सकता हूं कि लैम्ब्डा कितना परिवर्तित है, और वह लैम्ब्डा T से कैसे संबंधित है। और यही हमने समाप्त किया, और हम इसे आगे करने जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि ये परिवर्तन कैसे होते हैं। जब इस कैविटी की त्रिज्या r है और लाइट रे इस प्रकार जा रही है कि केंद्र से यदि मैं इस पर यहां तक एक परपेंडिकुलर खींचूं, तो वह कोण जहां से टकराता है थीटा है, और यह फिर से थोड़ा प्रतिबिंबित करता है, और यह π/2 माइनस थीटा होने जा रहा है। और ऐसा ही यह कोण है। मुझे इसे यहां फिर से स्पष्टता के साथ बनाने दें। तो यह एक लाइट रे है जो जा रही है, यह एक केंद्र है,
यह कोण थीटा है। लाइट रे इस तरह रिफ्लेक्टेड हो जाती है और कैविटी इस दिशा में वेलोसिटी v के साथ विस्तारित हो रही है। अब वेवलेंथ में परिवर्तन डॉपलर फॉर्मूला द्वारा दिया जाता है और vc से बहुत कम है। इसलिए डेल्टा लैम्ब्डा ओवर लैम्ब्डा को 2 v के रूप में दिया जाता है। v के कंपोनेंट को प्रकाश की दिशा में ले जाया जा रहा है जो कि v साइन थीटा है, तो यह c द्वारा विभाजित 2v साइन थीटा होने वाला है। तो यह डेल्टा लैम्ब्डा होने जा रहा है जो लैम्ब्डा टाइम्स 2v साइन थीटा ओवर c प्रति रिफ्लेक्शन के बराबर है। इसलिए प्रत्येक रिफ्लेक्शन के दौरान यह वेवलेंथ में परिवर्तन है और मैं इसे तापमान परिवर्तन से जोड़ना चाहता हूं। और हम तापमान परिवर्तन की गणना कैसे करते हैं? तापमान परिवर्तन की गणना यह थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ का उपयोग करके की जाती है, जिसके अनुसार डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी के बराबर है। अब मैं रुद्धोष्म प्रसार ले रहा हूं, इसलिए यह शून्य है और इसलिए डेल्टा यू माइनस पी डेल्टा वी के बराबर होने जा रहा है, जिसे मैं माइनस यू बटा 3 टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर लिख सकता हूं, जहां आर कैविटी की त्रिज्या है। डेल्टा यू कुछ भी नहीं है लेकिन u टाइम्स v का डेल्टा है, जो डेल्टा यू v प्लस u डेल्टा v होने जा रहा है, जो कि डेल्टा यू v प्लस u टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर है। तो आइए हम इन सभी को एक साथ बाईं ओर इकट्ठा करें और हमारे पास डेल्टा यू v 4 पाई बटा 3 आर क्यूब्ड प्लस u 4 बटा आर स्क्वायर डेल्टा आर बराबर माइनस u बटा 3 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर है। ठीक है, अब मैं 4 पाई आर स्क्वायर को सभी 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर से कैंसिल लिख सकता हूं। तो आपको डेल्टा यू आर बटा 3 बराबर माइनस 4 यू बटा 3 डेल्टा आर प्राप्त होता है। तो यह एक परिणाम हमें प्राप्त हुआ है जिसे मैं अगली स्लाइड पर ले जाऊंगा। तो हमारे पास डेल्टा यू आर बटा 3 बराबर माइनस 4 डेल्टा आर यू बटा 3 प्राप्त होता है। यह 3 कैंसिल हो जाता है और मुझे डेल्टा यू ओवर यू वी बराबर माइनस 4 डेल्टा आर बटा आर प्राप्त होता है। अब मुझे पता है कि यू टी रेज टू 4 के समानुपाती है, जिसका तात्पर्य है कि डेल्टा यू 4 टी रेज टू 3 डेल्टा टी के समानुपाती है। यदि मैं यह सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मैं डेल्टा यू ओवर यू प्राप्त करने जा रहा हूं, जो 4 टी क्यूब डेल्टा टी बटा टी रेज टू 4 के बराबर है, जो कि 4 डेल्टा टी ओवर टी है। तो इस सब के संयोजन से मुझे 4 डेल्टा टी ओवर टी बराबर माइनस 4 डेल्टा आर ओवर आर प्राप्त होता है। यह 4 कैंसिल होता है और मुझे डेल्टा टी ओवर टी बराबर माइनस डेल्टा आर ओवर आर डी टी ओवर टी बराबर माइनस
डी आर ओवर आर प्राप्त होता है, जिसका तुरंत मतलब है कि टी टाइम्स आर एक कांस्टेंट के बराबर है। त्रिज्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है, तापमान नीचे आता जाता है, इसलिए हमारे पास संबंधित तापमान और त्रिज्या है, और हमने यह भी पाया है कि डेल्टा लैम्ब्डा लैम्ब्डा 2v साइन थीटा ओवर सी प्रति रिफ्लेक्शन के बराबर है, और हम इन दोनों को लैम्ब्डा और टी से संबंधित करने के लिए जोड़ते हैं। चलो देखते हैं कैसे हम यह करते हैं। डेल्टा लैम्ब्डा ओवर लैम्ब्डा 2v साइन थीटा ओवर सी प्रति रिफ्लेक्शन है। अब प्रत्येक रिफ्लेक्शन के लिए प्रकाश द्वारा तय की गई डिस्टेंस, यदि त्रिज्या r है तो प्रति रिफ्लेक्शन टाइम 2 r साइन थीटा है। क्योंकि यह r है, यह थीटा है, तो यह r साइन थीटा है, यह r साइन थीटा है, तो 2r साइन थीटा जो c टाइम प्रति रिफ्लेक्शन द्वारा विभाजित है, वह 2r साइन थीटा है जो c द्वारा विभाजित है। तो इस समय में कैविटी दीवारों द्वारा तय की गई डिस्टेंस डेल्टा r के बराबर हो रही है, जो कि 2r साइन थीटा ओवर c टाइम्स v के बराबर है, जिसे मैं 2v साइन थीटा ओवर c टाइम्स r के रूप में लिख सकता हूं। इसका तात्पर्य है कि 2v साइन थीटा बटा c को डेल्टा r ओवर r के रूप में लिखा जा सकता है। अब मैं इसे इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करता हूं और डेल्टा लैम्ब्डा ओवर लैम्ब्डा प्राप्त करता हूं, जो कि डेल्टा r ओवर r के बराबर या डी लैम्ब्डा ओवर लैम्ब्डा बराबर डी आर ओवर r के बराबर होता है। और यह आपको तुरंत देता है कि लैम्ब्डा ओवर r कांस्टेंट है। आइए जांचें कि लैम्ब्डा c टाइम्स r डी लैम्ब्डा के बराबर है, जो c डी आर डी लैम्ब्डा ओवर लैम्ब्डा के बराबर है, जो c डी आर ओवर सी आर के बराबर है, जो कि डी आर ओवर r है। इसलिए यह जांचता है कि लैम्ब्डा ओवर r कांस्टेंट है। तो क्या मिला है? हमारे पास t टाइम्स r एक कांस्टेंट है। आइए इसे c1 कहते हैं। और हमें अभी यह भी मिला है कि लैम्ब्डा ओवर r एक कांस्टेंट है, जो c2 है। हम दोनों को जोड़ सकते हैं और दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यह इक्वेशन 1 है और यह इक्वेशन 2 है। यह मुझे बताता है कि t टाइम्स लैम्ब्डा किसी कांस्टेंट के बराबर है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि इस कैविटी में जैसे जैसे यह विस्तारित होती है, रेडिएशन इक्विलिब्रियम पर रहता है। यह T1 से T2 तक जाती है। यदि मैं एक विशेष वेवलेंथ को देखता हूं और इसका अनुसरण करता रहता हूं, तो यह लैम्ब्डा लैम्ब्डा 1 से लैम्ब्डा 2 में परिवर्तित होती है। यह ऐसा होगा कि T1 लैम्ब्डा 1 T2 लैम्ब्डा 2 के बराबर होगा। इस लैम्ब्डा को रेडिएशन की कुछ विशेषता के समान होना है। इसलिए लैम्ब्डा की पहचान करने के लिए हम जो विशेषता चुनते हैं लैम्ब्डा मैक्स है, और फिर हम लैम्ब्डा मैक्स टाइम्स टी बराबर कांस्टेंट लिखते हैं, और इसकी पुष्टि किए गए प्रयोगों से हुई। और उन्होंने पाया कि लैम्ब्डा मैक्स टाइम्स टी 2900 माइक्रोमीटर केल्विन का ऑर्डर है।
तो इसकी पुष्टि हुई और इसलिए वीन का विश्लेषण सही था। इस विश्लेषण का उपयोग पहली बार डिस्टेंस पर तारों के तापमान और उन जैसी तथ्यों का अनुमान लगाने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि आपको उनके स्पेक्ट्रम को ज्ञात करना है जहां लैम्ब्डा मैक्स है और उसे इस फॉर्मूला में रखना है और उस तारे का तापमान ज्ञात करना है। दूसरा वाला अधिक महत्वपूर्ण है और इसके लिए वीन ने जो विचार किया है कि जब एक उच्च तापमान T1 बनता है, अगर मैं निम्न तापमान T2 पर जाता हूं, रेडिएशन जो लैम्ब्डा और लैम्ब्डा प्लस डेल्टा लैम्ब्डा के बीच निहित था वहां चला गया। उस डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला के कारण रेडिएशन कुछ लैम्ब्डा प्राइम प्लस डेल्टा लैम्ब्डा प्राइम एनर्जी कांस्टेंट पर स्थानांतरित हो गया है। पहले केस है T1 U लैम्ब्डा डेल्टा लैम्ब्डा और यह एनर्जी कंटेंट बन गया। दूसरा केस में जिसमें U लैम्ब्डा प्राइम डेल्टा लैम्ब्डा प्राइम है और मुझे सावधान रहना चाहिए कि यह तापमान T2 पर है, तो हमारे पास यह है कि T1 डेल्टा लैम्ब्डा पर U लैम्ब्डा T2 डेल्टा लैम्ब्डा प्राइम पर U लैम्ब्डा प्राइम पर गया है। हालांकि मुझे पता है कि तापमान पर डिपेंडेंस क्या है, जो एनर्जी कंटेंट T है, जो T⁴ के समानुपाती है। ध्यान रहे, मैं ऊर्जा घनत्व का अनुपात नहीं बल्कि एनर्जी कंटेंट लेने जा रहा हूं और इसलिए मैं U लैम्ब्डा T1 डेल्टा लैम्ब्डा ओवर T⁴ बराबर U लैम्ब्डा प्राइम T2 डेल्टा लैम्ब्डा प्राइम ओवर T⁴ कर रहा हूं। यह एक स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ द्वारा अनुपात होना चाहिए। हम जो मान रहे हैं वह यह है कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ छोटे अंतराल में एनर्जी कंटेंट के लिए भी होता है, ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि आपको अपना उत्तर मिलता है और यदि वे मेल खाते हैं तो आप सही रास्ते पर हैं। तो अब आपके पास है अतः यह संबंध। अब नोटिस करें कि लैम्ब्डा टाइम्स T1 लैम्ब्डा प्राइम टाइम T2 लैम्ब्डा प्लस डेल्टा लैम्ब्डा टाइम्स T1 बराबर लैम्ब्डा प्राइम प्लस डेल्टा लैम्ब्डा प्राइम T2 के बराबर है और यह आपको तुरंत देता है, यह एक साथ आपको डेल्टा लैम्ब्डा T1 बराबर डेल्टा लैम्ब्डा प्राइम T2 देता है और हम इसे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और मैं U लैम्ब्डा T1 प्राप्त करने जा रहा हूं डेल्टा लैम्ब्डा 1 ओवर T1 के समानुपाती होने जा रहा है। यह U लैम्ब्डा प्राइम T2 बटा T⁴ के बराबर होने वाला है। इसलिए इस वक्र के विश्लेषण के माध्यम से और जिस तरह से लैम्ब्डा शिफ्ट होता है, हमने पाया कि U लैम्ब्डा T⁴ U के समान है। मुझे इसे प्राइम U लैम्ब्डा प्राइम T प्राइम ओवर T प्राइम राइज की घात कहने दें। अब मुझे यह भी पता है कि लैम्ब्डा T कांस्टेंट रहता है, तो इसका अर्थ यह है कि U लैम्ब्डा T ओवर उस कांस्टेंट ⁵ लैम्ब्डा बराबर है U लैम्ब्डा प्राइम T प्राइम लैम्ब्डा प्राइम ⁵ और यह एक कांस्टेंट है। तो इस विश्लेषण के माध्यम से हमें जो मिला है वह यह है कि U लैम्ब्डा T लैम्ब्डा ⁵ बराबर U लैम्ब्डा प्राइम T प्राइम टाइम लैम्ब्डा प्राइम ⁵ के जो एक कांस्टेंट है।
मुझे पता है कि किस तरह का कांस्टेंट होने वाला है। स्पष्ट है कि यू लैम्ब्डा टी लैम्ब्डा और तापमान दोनों पर निर्भर करता है, इसलिए यह कांस्टेंट को मैं लैम्ब्डा टी के कुछ फंक्शन एफ के रूप में लिखने जा रहा हूं, क्योंकि लैम्ब्डा टी नहीं बदलता है जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, और इसलिए जैसे जैसे आप इस कैविटी के आकार को बढ़ाते हैं या यदि आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन से दूसरे में तापमान को एक से बदलते हैं, वह नहीं बदलता है। तो यह सबसे जनरल रूप में लैम्ब्डा टी का एक फंक्शन होने जा रहा है, अन्यथा यह पूरे समय कांस्टेंट रहेगा, लेकिन यह आपको लैम्ब्डा और टी दोनों के फंक्शन के रूप में यू नहीं देगा, और इसलिए हम इसे रखते हैं और यह आपको तुरंत बताता है कि यू लैम्ब्डा टी के कुछ फंक्शन को लैम्ब्डा रेज टू 5 द्वारा विभाजित करता है। यह वीन का डिस्ट्रीब्यूशन है। यह आपको यह भी बताता है कि यू लैम्ब्डा को यू न्यू डेल्टा न्यू के बराबर किया जा सकता है। और यदि आप मेरे पिछले लेक्चर को याद करते हैं, पिछले लेक्चर्स में से एक में हमने प्राप्त किया है कि यू लैम्ब्डा एन यू स्क्वायर ओवर सी यू एन यू था, तो यू लैम्ब्डा एफ लैम्ब्डा टी ओवर लैम्ब्डा रेज टू 5 है, जिसे सी रेज टू 5 एन यू रेज टू 5 बराबर एन यू स्क्वायर ओवर सी यू एन यू टी में लिखा जा सकता है। और इसका मतलब है कि यू एन यू टी किसी अन्य फंक्शन जी एन यू ओवर टी के रूप में है। मैंने लैम्ब्डा को सी ओवर लैम्ब्डा के रूप में लिखा है, जो टी ओवर एन यू है, जो कि एन यू ओवर टी टाइम्स एन यू क्यूब्ड के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो ये दो रूप हैं जो वीन द्वारा व्युत्पन्न किए गए हैं, जो कि वीन द्वारा व्युत्पन्न किए गए थे। महत्वपूर्ण बात जो मैं उस तरफ लिखने जा रहा हूं, जो प्रत्येक दिए गए लैम्ब्डा के लिए हमने प्राप्त किया है। लैम्ब्डा टी एक कांस्टेंट है और यू लैम्ब्डा टी टाइम्स लैम्ब्डा की घात 5 एक कांस्टेंट है। इसलिए अगर मुझे अलग अलग लैम्ब्डा के लिए एक विशेष तापमान के लिए प्रायोगिक वक्र दिया जाता है, तो मैं हमेशा किसी अन्य तापमान पर वक्र ज्ञात कर सकता हूं, क्योंकि जैसे जैसे तापमान बदलता है मुझे संबंधित लैम्ब्डा प्राइम ज्ञात होगा, जो कि लैम्ब्डा टी बटा टी के बराबर होगा। और फिर इस फॉर्मूला का उपयोग करके, जिसके अनुसार यू लैम्ब्डा टी लैम्ब्डा 5 यू लैम्ब्डा प्राइम टी प्राइम्स लैम्ब्डा प्राइम रेज टू 5 के बराबर है, मैं यू लैम्ब्डा प्राइम टी टाइम ज्ञात कर सकता हूं। इसलिए एक विशिष्ट तापमान पर प्रयोगात्मक कर्व दिया गया है। स्पेक्ट्रल डेंसिटी के लिए प्रयोगात्मक कर्व, मैं इन स्पेक्ट्रल डेंसिटी को किसी भी अन्य तापमान पर ज्ञात कर सकता हूं, जो कि वीन के फॉर्मूला की उपयोगिता है। हम इसका आगे विश्लेषण करेंगे। हम अगले कुछ लेक्चर में प्रयोगात्मक वक्र पढ़ेंगे।